सो वेलकम गाइस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और जैसे कि हमारी सीरीज चल ही रही है तो हमारे यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। आज इसको ट्राई करेंगे कवर करने की, और अगर नहीं भी हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हो ही जाएगा। और इसके बाद हम टेस्ट ले लेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को समझने से पहले हम एंजाइटी को समझने की ट्राई करते हैं। एंजाइटी होती क्या है? तो एंजाइटी बेसिकली क्या है? एक सेंस ऑफ फेयर जो आपके साथ रन कर रही है, आपके माइंड में अटैच्ड है, जो आपको एक अनइवन सी वाइब दे रही है, अनइवन सी थिंकिंग आपके अंदर डेवलप हो रही है, उसको हम बोलते हैं एंजाइटी, सिंपल टर्म्स में। बाकी स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स में आप कुछ भी समझ लो। तो एंजाइटी क्या है? नेगेटिव मूड, वरी, और जिसमें फ्यूचर के थ्रेट्स और डेंजर के बारे में आपकी सेंस ऑन हो चुकी है। तो एंजाइटी क्या कर रही है? एक तरह की टेंशन क्रिएट कर रही है, ओवर अराउजल कर रही है। ठीक है? तो ये सब हमारे पास क्या ये हमारे पास कैसे रहती है, जो एंजाइटी की टर्म्स में हम जिनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है? और यहाँ पर क्या रहता है? बेसिकली एंटिसिपेशन रहता है टुवर्ड्स नेगेटिव या डेंजर अकरेंस की तरफ। क्लियर? तो बार्लो सर क्या कहते हैं? एंजाइटी रेस्पॉन्स पैटर्न इज ए कम्प्लेक्स ब्लेंड ऑफ अनप्लेजेंट इमोशंस एंड कॉग्निशंस दैट इज बोथ मोर ओरिएंटेड टू द फ्यूचर एंड मच मोर डिफ्यूज देन द फियर। क्लियर? तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर अनरियलिस्टिक इरेशनल फियर्स एंड एंजाइटी दैट कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट्स इन फंक्शनिंग। ठीक है? तो ये हमारे 5 टाइप के क्या हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर्स है। स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, एंड इनको अब फर्दर हम देखेंगे। जो इनमें इंक्लूड नहीं है, जो हमारे सिलेबस में, वो भी हम नेक्स्ट फर्दर स्लाइड्स में देख लेंगे। ठीक है? तो स्पेसिफिक फोबिया है, यहाँ पर जितना लिखा हुआ है इतना नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ। स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है कि जब आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से डर मतलब फोबिक हो जाते हो आप। लाइक किसी को क्या होता है? हाइट से डर लगता है, तो वो हाइट के लिए फोबिक हो जाते हैं। ठीक है? इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं? स्पेसिफिक फोबियाज। नेक्स्ट होता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया में क्या होता है कि इंसान फोबिक हो जाता है टूवर्ड्स मास गैदरिंग्स। ठीक है? कोई हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह की, लाइक स्ट्रीट्स या कोई पॉपुलेटेड प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एंड सो ऑन। तो ऐसी जगहों में जाने से जो थोड़ा गैप लेते हैं, उनको बेसिकली क्या होता है? सोशल फोबिया होता है। एंजाइटी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग इन पब्लिक वॉशरूम्स, राइटिंग और ईटिंग इन पब्लिक एंड सो ऑन। ठीक है? तो ये सोशल फोबिया हमारे पास 2 सब टाइप्स में आता है। दैट इज वन सेंटर्स ऑन परफॉर्मेंस सिचुएशन such as public speaking, and one is more general and include non-performance situations such as eating in public. तो एक परफॉर्मेंस बेस्ड है, एक नॉन परफॉर्मेंस बेस्ड है, जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस है। क्लियर? और नॉन परफॉर्मेंस में क्या है? जो आप भी अपनी एक्शंस कर रहे हो। नेक्स्ट पैनिक डिसऑर्डर, ये हम आगे करेंगे और डिटेल में समझने वाले हैं। एगोरफोबिया के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि इसको आगे हमने कवर नहीं किया है। ये है बेसिकली हमारी जो गैदरिंग है जहाँ पॉपुलेटेड प्लेसेस है, तो उनसे थोड़ा सा गैप जो इंडिविजुअल मेंटेन करते हैं, उनको बेसिकली क्या होता है? एगोरफोबिया होता है। मोस्ट कॉमनली feared of avoiding situation include street crowded places, shopping malls, movie theaters, stores एंड सो ऑन। बेसिकली ये सोशल फोबिया की ही एक टाइप है।
क्लियर। नेक्स्ट जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में ये भी हम आगे करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इंसान फ्यूचर के इवेंट्स को लेके थोड़ा सा पैनिक्ड रहता है थ्रू आउट देयर, जो भी उनका टेन्योर चल रहा होगा उसके लिए। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सब टॉपिक है इसमें, दैट इज़ योर फोबिया। फोबिया का बेसिक मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या है, हम वो समझने की ट्राई करते हैं। तो फोबिया वो हो जाता है जिस चीज़ से आप एक तरह से गैप मेंटेन कर लेते हो, ठीक है, थोड़ा उनसे फेयर की वाइब के साथ चलते हो, मतलब एक फेयर उसके साथ अटैच्ड रहता है टूवर्ड्स एनी इवेंट या एनी एक्शन, दैट इज़ योर फोबिया। तो फोबिया क्या है, इज व्हेन समथिंग कॉज यू फील फियर और एंजाइटी, ठीक है, दैट्स सो सीवियर फेयर रहे या सीवियर एंजाइटी जिस चीज़ से हो जाए, दैट इज़ योर फोबिया। क्लियर। तो इसी तरह से इनको ही हम क्या कहते हैं, जिनको हम स्पेसिफिक फोबिया के टर्म्स में भी देखते हैं, और ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है। लाइक फोबिया क्या होता है, एनिमल्स से भी फोबिया रहता है, जैसे ये आर्कनोफोबिया है, ये फेयर ऑफ स्पाइडर्स है। साइनोफोबिया डॉग्स का फेयर है। एंटोमोफोबिया है, इंसेक्ट्स का है। वैसे ही ओफिडोफोबिया किसका है, स्नेक्स का है। वैसे ही नेचुरल एनवायरनमेंट में है, एक्रोफोबिया है, एगोरफोबिया है, एक्वाफोबिया है, एस्ट्रोफोबिया है। एक्रोफोबिया रहता है हाइट से, और एक्वाफोबिया दैट इज फ्रॉम वाटर। ब्लड मेडिकल प्रोसीजर्स में भी होता है। एल्गोफोबिया मतलब पेन से, डेंटोफोबिया डेंटिस्ट से, हीमोफोबिया ब्लड से, ट्रिपैनोफोबिया किससे है, नीडल से, एंड सो ऑन। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भी है। एरोफोबिया फ्लाइंग से, अमैक्सोफोबिया ड्राइविंग से, क्लोस्ट्रोफोबिया एनक्लोज स्पेसेस से, निक्टोफोबिया डार्क से, एंड सो ऑन। क्लियर। तो इसके पीछे सिम्टम्स क्या होते हैं कि फोबिया एक इंसान में किस तरह से हमें ऑब्जर्व हो जाता है। इंटेंस फियर, पैनिक्स फीलिंग्स, इमीडिएट डेंजर की फीलिंग्स आना, डिस्कनेक्शन फ्रॉम योर ओन बॉडी कंट्रोल, मतलब अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अदर सिम्टम्स क्या है, हार्ट रेट चेंज हो जाना, स्वेटिंग फीलिंग शुरू हो जाना, शेकिंग ट्रेम्बलिंग शुरू हो जाना, नोजिया, अपसेट स्टोमक एंड सो ऑन, टाइटनेस इन टाइटनेस और पेन चेस्ट, फीलिंग डिजी, फेंटिंग एंड सो ऑन। इस तरह के जो भी हमें सिम्टम्स दिखेंगे, ये एक तरह से आपको हमें फोबिया के सिम्टम्स हमें ये ऑब्जर्व होते हैं किसी एक पर्सन में, ठीक है। नेक्स्ट, सिम्टम्स इन चिल्ड्रन किस तरह से दिखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं या अपने टैंट्रम्स दिखाना शुरू कर देते हैं, चुप कर जाते हैं, बोलते कुछ नहीं है, ना हिलते, एक जगह पे बैठे रह जाते हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्लिंगिंग और बीइंग इंसेपरेबल फ्रॉम समवन दे फील सेफ, किसी एक इंडिविजुअल के पास जाके बैठ जाएंगे या उनकी गोदी में बैठ जाएंगे और उनसे कभी डिटैच ना होने की सोचेंगे, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हमें बच्चे में दिखते हैं ऑफ फोबिया। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ऑब्वियसली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जो एक यूजुअल फिनोमिना से या यूजुअल एक्शन से डिफरेंट होगा, ट्रॉमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स में क्या होता है, जो कुछ फोबियाज ऐसे होते हैं वो जेनेटिकल रहते हैं, वो बाय ब्लड के थ्रू भी या जीन्स के थ्रू भी एक इंडिविजुअल में आ सकते हैं। वो सारी इन कैटेगरीज में हो सकते हैं, लाइक फेयर ऑफ फ्रॉम एनिमल्स, ब्लड, मेडिकल इंजरी एंड सो ऑन। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशनल ट्रांसमिशन, कि अगर एक इंडिविजुअल ने कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है टू अदर इंडिविजुअल, अब ये इंफॉर्मेशन इस बंदे के ब्रेन में इस तरह से फिट हो चुकी है कि ये उसके लिए एक टेंशन क्रिएट कर रही है इन हिज और हर माइंड, तो वो भी इन द लॉन्ग रन क्या हो जाएगी, ये इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, उस चीज़ को लेके फोबिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, लर्नड फेयर, पीपल कैन लर्न अबाउट फोबियाज और फेयर्स ऑफ अदर्स एंड मे डेवलप ए फोबिया एज अ रिजल्ट। तो ये इस तरह से भी इंडिविजुअल में जो फोबिया है वो डेवलप हो जाता है। क्लियर।
मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या है, ये बेसिकली हमारे पास साइकोलॉजी में ये रहते हैं तीन। तो ये बेसिक स्टेप्स है जो हर तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर के लिए क्या रहेंगे, मेन ट्रीटमेंट के एक्शंस रहेंगे। साइकोथेरेपी दी जाएगी जिसमें ये सीबीटी करके है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, आपके एंजाइटी को और फियर को कोप अप किया जाता है, उसके साथ आपको बैलेंस आउट किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे जो भी एंजाइटी की जिनसे आपको एंजाइटी हो रही होगी या आप जिन चीज़ों को लेके फोबिक होंगे उसकी तरफ एक्सपोजर दिया जाता है। नेक्स्ट वही आती है हमारे पास एक्सपोजर थेरेपी। उसमें पहली होती है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जहाँ पर आपको कंट्रोल्ड वे में क्या किया जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है। और नेक्स्ट होती है फ्लडिंग, जहाँ पर अनकंट्रोल्ड एक्सपोजर दे दिया जाता है। बट वो जो भी साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद ही इस तरह से थेरेपी देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकेशंस, तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं सो दैट डिप्रेशन थोड़ा रिलीज़ हो। बाकी प्रिवेंशन की बात करें तो फोबिया इंसान को अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है, कब हो जाएगा, कब इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा, वी नेवर नो, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो नो नोन वे टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग दैम। तो ऐसा कोई हमारे पास मेथड भी नहीं है जिससे हम फोबिया को मतलब फोबिया के रिस्क को हम होने से बचा सकें। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास OCD, दैट इज योर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। Obsessive compulsive disorder is a condition in which you have frequent unwanted thoughts and sensations that cause you to perform repetitive behaviors, ठीक है। लाइक आपने देखा होगा कि एक पर्सन है वो एक चीज़ को 2-3 बार परफॉर्म कर लेगा। लाइक घर से कहीं जॉब पे जा रहा होगा तो वो लॉक लगाएगा और 2-3 बार चेक कर रहेगा उसको, 3-4 बार कभी चेक कर लेते हैं। मतलब अपनी जो भी एक्शन किया हुआ है उनको कंफर्म नहीं है कि ये उन्होंने प्रॉपरली की भी है या नहीं की है, तो इसी चीज़ को वो एग्जैक्ट करने के लिए दे रिपीट दैट एक्शन मैनी टाइम्स। तो मैनी टाइम्स जब एक ही एक्शन को परफॉर्म करेंगे ऑब्वियसली वो क्या हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और ब्रेन पे एक एक्स्ट्रा का प्रेशर जैसा बना रहता है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, ऑब्जर्वेशन है दैट इंटरफेस विद नॉर्मल एक्टिविटी, सिम्टम्स ऑफ OCD में कम एंड गो, ईज और ओवर टाइम और वर्सन ओवर टाइम। तो ये हो भी जाएंगे, कम भी हो सकते हैं और ये टाइम के साथ चलते रहते हैं, ठीक है। ऑब्सेशंस इन OCD, तो ये क्या है, किस तरह से चीज़ें OCD के साथ चलती है जिसमें इंसान ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। लाइक फेयर ऑफ कमिंग इनटू कांटेक्ट विद परसीव्ड कंटेमिनेटेड सबस्टांसेस सच एज जर्म्स और डर्ट्स, ठीक है। फेयर ऑफ कॉजिंग हार्म टू योरसेल्फ और समवन एल्स बिकॉज यू आर नॉट केयरफुल इनफ, अनवांटेड थॉट्स, fear of making a mistake, excessive concern with morality, doubt, disgust and so on, ठीक है। नेक्स्ट कंपल्शंस, कि जो OCD के ग्रिप में है उसमें कैसे कैसे हमारे पास वो कैसी एक्शंस करता है। अरेंजिंग द थिंग्स इन ए स्पेसिफिक वे, बाथिंग क्लीनिंग हैंड्स ओवर टाइम, कलेक्टिंग होर्डिंग, ऐसी होर्डिंग्स को कलेक्ट करना जिनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, रिपीटेडली चेकिंग द थिंग्स सच एज लॉक्स, स्विचेस, डोर्स, कॉन्स्टेंटली चेकिंग दैट यू हैवंट कॉज्ड देम हार्म, कॉन्स्टेंटली सीकिंग रीएश्योरेंस और इस तरह के, ठीक है। बाकी अब इस चीज़ के पीछे के रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या है, किस वजह से OCD हो सकती है। पहला है जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स में कि उसके साथ क्या हो, मे बी उसको फ्रॉम पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन ऑब्जर्व करते हुए हो गया हो या उसको जेन्स के थ्रू ही आया हो, ठीक है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से उसके साथ उसको ये चीज़ें करने में ब्रेन उसका वैसा ही हो चुका है,
या ब्रेन चेंजेस लाइक उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या उसने ऐसी कोई चीज़ों को इमेजिन कर लिया है जिस वजह से उसका माइंड वैसा ही हो गया, ठीक है। या पांडा सिंड्रोम, पांडा सिंड्रोम स्टैंड्स फॉर पेडियाट्रिक ऑटो इम्यून न्यूरोसाइकाइट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये होता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट चिल्ड्रन हु हैव हार्ट स्ट्रेप इन्फेक्शंस और स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फेयर, ठीक है। ये बेसिकली बच्चों में होते हैं। तो इसको भी किस तरह से ट्रीट किया जाता है, दैट इज़ योर साइकोथेरेपी दी जाती है। थेरेपीज़ यहाँ पर चार लेवल नहीं, मतलब 3 लेवल में ही दी जा रही है। एक सीबीटी ही दी जाएगी, दैट इज़ योर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये भी वही है। एआरपी क्या है, टाइप ऑफ सीबीटी है। ड्यूरिंग एआरपी थेरेपिस्ट एक्सपोजेज यू टू योर फेयर्ड सिचुएशन, और धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज करते जाते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी help you to learn to accept obsessive thoughts as just thoughts, taking the more away from them, ठीक है। बाकी मेडिकेशंस तो ये हैं जो टैबलेट्स इसके लिए दी जाती हैं, सो ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दैट इज़ योर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम गैड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिचुएशन क्या होती है जहाँ पर आपको एक्सेसिव फ्रीक्वेंट अनरियलिस्टिक वरी रहती है अबाउट एवरीडे थिंग्स सच एज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्थ, कोर्स एंड अदर्स, ठीक है। तो मेजर पीपल विद गैड हैव वन और मोर साइकाइट्रिक कंडीशन इंक्लूडिंग डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर एंड सो ऑन, ठीक है। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कैन अफेक्ट चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ऑल्सो। इसमें बेसिकली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ज़्यादा रहता है ये जो डिसऑर्डर है ना, और वुमेंस में, ठीक है। चाइल्डहुड एंजाइटी अकर्स अबाउट 1 in 4 children and sometime between the ages of 13 to 18 years. However, lifetime prevalence of severe anxiety disorders of children ये कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास है। क्लियर। सिम्टम्स क्या हैं इसके, कि रेस्टलेसनेस रहेगी, फीलिंग ऑफ इरिटेशन, फैटिग्ड रहोगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हार्ट palpitations, difficulty in concentration, muscle tension, headaches, muscle aches, stomach aches, pains and so on. Causes of generalized GAD. Causes क्या रहेंगे, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट कोई हुआ होगा, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आप वर्किंग में हो, क्रॉनिक इलनेस है, या चाइल्ड अब्यूज़ अगर किसी इंडिविजुअल के साथ हुआ है, चाइल्ड के साथ हुआ हो, ठीक है। इसका कोई प्रॉपर एग्जैक्ट तो रीज़न नहीं है रिसर्चर्स के पास भी, बट वो भी यही कह रहे हैं कि जैसी कंडीशंस में एक इंडिविजुअल रह रहा है, लाइक उस पर जेनेटिक इम्पैक्ट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट जैसे रहेंगे, तो वो इस चीज़ का विक्टिम या एक पेशेंट बन सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा यहाँ पर, दैट इज़ योर, यहाँ पर भी क्या है, साइकोथेरेपी है। तो साइकोथेरेपी यहाँ पर क्या है, टॉक थेरेपी इज़ अ टर्म फॉर अ वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट टेक्निक्स दैट एम टू हेल्प ए पर्सन टू आइडेंटिफाई अनहेल्दी इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को चेंज करने के लिए। साइकोथेरेपी टेक्स प्लेस विद ए ट्रेंड लाइसेंस्ड एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सच एज साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट, ठीक है। तो ये बाय टॉकिंग भी एक थेरेपी दी जाती है, सो दैट इंडिविजुअल के ब्रेन में या ब्रेन में जो भी बातें हैं वो एक पर्सन से वो शेयर कर सके। नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ योर मेडिकेशंस। तो मेडिकेशंस में यहाँ पर बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, ये नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पर, सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर्स या सेरोटोनिन न्यूरोपाइनफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। ये एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं टू ट्रीट डिप्रेशन, दिस में टेक सेवरल वीक्स टू स्टार्ट वर्किंग। नेक्स्ट एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस भी हेल्प करती हैं इन सब में। फिर अगर प्रिवेंशन देखी जाए तो इसकी भी कोई प्रिवेंट करने का तरीका तो एग्जैक्ट है नहीं है,
बट इसका जो ट्रीटमेंट है वो इसी तरह से किया जाता है। सीकिंग हेल्प एज सून एज सिम्टम्स अपेयर कैन हेल्प डिक्रीज द डिसरप्शंस टू योर लाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ योर पैनिक डिसऑर्डर। तो पैनिक डिसऑर्डर क्या है? एक सिचुएशन है ऑफ एंजाइटी जो रिजल्ट कर देती है एक टाइम के बाद पैनिक अटैक्स में। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? तो पैनिक अटैक्स एक तरह से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर बनता है ऑन ब्रेन ड्यू टू सम अनयूजुअल circumstances। ठीक है, नॉट एवरी वन हु एक्सपीरियंस पैनिक अटैक डेवलप पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक अटैक्स आर कॉमन एवरी ईयर, अप टू 11% ऑफ पीपल इन यूएसए एक्सपीरियंस पैनिक अटैक्स। तो सिम्टम्स और कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो सिम्टम्स क्या हैं? चेस्ट पेन, रेजिंग हार्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हाइपर वेंटिलेशन, ट्रेम्बलिंग, चिल्स, नोजिया, स्वेटिंग एंड सो ऑन। या इस तरह के फीचर मतलब सिम्टम्स भी हमें दिख सकते हैं, लाइक इंटेंस टेरर, choking sensations, fear of losing control, derealization, depersonalization and so on। तो पैनिक अटैक्स क्या है? वेरी अनप्लेजेंट एंड कैन बी फ्राइटनिंग। इफ़ यू हैड सिम्टम्स ऑफ ए पैनिक अटैक, इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कॉजेज क्या हैं पैनिक अटैक के? कॉजेज समझने की ट्राई करेंगे तो क्या हो सकता है? या फैमिली हिस्ट्री होगी, मेंटल हेल्थ कंडीशन होगी, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होंगे, या इस तरह के रीजंस रहेंगे। तो बेसिकली पैनिक अटैक्स को पीछे रिसर्चर्स का रीज़न क्या है कि जो ये पार्ट है हमारे ब्रेन का, अमेगडाला, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, वहाँ पर डिसफंक्शनिंग हुई है, जिस वजह से हमारे पास पैनिक अटैक्स के चांसेस बनते हैं। दे ऑल्सो थिंक केमिकल इम्बैलेंसेस लाइक गाबा, that is your gamma aminobutyric acid, cortisol and serotonin may play a large role in this। अगर इनका इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स हमारे पास किसके बन जाते हैं? दैट इज़ योर पैनिक अटैक। अब बाकी रिस्क ऑफ हैविंग पैनिक डिसऑर्डर इंक्रीज इफ़ यू हैव। पैनिक अटैक्स बढ़ने के चांसेस या पैनिक डिसऑर्डर होने के रीजंस क्या बन सकते हैं? अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी जहाँ पर एनजाइटी की environment है। Anxiety disorder include panic disorder often run in families। 40% increase risk of developing panic disorder if one of your first degree relatives has the condition। और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आपको पता है, मुझे मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट मेंटल हेल्थ कंडीशन है। पीपल हु हैव एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ कंडीशन आर मोर प्रोन टू पैनिक अटैक्स। वैसे ही एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है कि बचपन में बाय बिटवीन द एज ऑफ 1 to 17 कुछ ऐसा एक्ट हुआ हो या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बच्चे ने फील किया हो जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटिक हो चुका है उस चीज़ को लेके, और उसको टाइम टू एक पीरियड के बाद क्या होते हैं, ये पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट भी वही है इसका भी। यहाँ पर भी इनिशियली साइकोथेरेपी ही दी जाती है। साइकोथेरेपी में यहाँ पर क्या होगा? पहले कॉग्निटिव थेरेपी दी जाएगी और फिर एक्सपोजर थेरेपी दी जाएगी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी आपको पता है और एक्सपोजर थेरेपी भी आपको पता है। नेक्स्ट इज़ योर मेडिकेशन। तो मेडिकेशन के लिए यहाँ भी क्या दी जाती है? एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं या एंटी एग्जाइटी मेडिकेशंस दी जाती हैं। यहाँ पर मेडिसिन्स दूसरी होती हैं, लाइक फ्लॉक्सोटाइन, पैरोक्साटाइन या ड्यूलोक्साटाइन, वेनलाफेक्साइन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एंटी एंजाइटी टैबलेट लाइक अल्पेराजोलम या लोराज़पैम एंड सो ऑन। प्रिवेंशन किस तरह से हो सकती है? अगर किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं तो उनको कैफीन, अल्कोहल और स्मोकिंग से थोड़ा दूर रखना पड़ता है, फिज़िकल वर्कआउट बढ़ाना पड़ता है, हेल्दी डाइट देनी पड़ती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट उनको करनी पड़ती है एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास PTSD, दैट इज़ योर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो PTSD क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर
एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है ट्रॉमेटिक इवेंट, जो हमारे पास कंडीशन बनी है बाय द ट्रॉमेटिक इवेंट्स। पीटीएसडी मतलब एक इंडिविजुअल क्या कर चुका है, जो भी ट्रॉमा है उसको विटनेस कर चुका है और उसके बाद के जो आफ्टर शॉक्स है वो ब्रेन को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। दैट इज़ योर पीटीएसडी। क्लियर? लाइक किसी ने कोई बहुत हार्श एक्सीडेंट देख लिया है, ठीक है, अब वो एक्सीडेंट के विजुअल्स क्या हैं उसको कभी ड्रीम्स में आ रहे हैं, ठीक है, या कभी वो नॉर्मली भी बैठा हुआ है तो उसके फ्रेंड ब्रेन एक सेमी कॉन्शियस माइंड में वही इमेजेस उसके पास फ्लैश आउट हो रही है। तो इस तरह से वो हमारे धीरे धीरे क्या बन जाता है, पीटीएसडी बन जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे के जो रिस्पॉन्सेस या सिम्टम्स हमें दिखते हैं, दैट इज़ योर एनजाइटी, डिप्रेस्ड मूड, फीलिंग ऑफ गिल्ट, हैविंग फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, अवॉइडिंग सिचुएशंस, प्लेसेस, एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन। एग्जाम्पल्स कुछ भी हो सकती है, लाइक सीरियस एक्सीडेंट देख लिया हो, कोई इंजरी देख ली हो, कहीं ब्लड देख लिया हो, वॉर देख ली, नेचुरल डिजास्टर लाइक टॉर्नाडो, अर्थक्वेक, फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल असॉल्ट, वर्बल एब्यूज़, बुली, सो ऑन। किसी भी तरह से ये चीज़ हो सकती है। टाइप्स ऑफ पीटीएसडी, तो टाइप्स हमारे पास दो हैं, दैट इज़ योर एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी। तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट अकर विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ एक्सपीरियंस ए ट्रॉमेटिक इवेंट, और कॉम्प्लेक्स होती है जिसको बनने में थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है। तो हाउ कॉमन इज पीटीएसडी? तो पीटीएसडी बेसिक मेनली वुमेन्स में ज़्यादा देखी जाती है, वो भी आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं? इंट्रूसिव थॉट्स, रिपीटेड इनवॉलेंट्री मेमोरीज, नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स एंड सो ऑन। अवॉइडेंस के लिए क्या रहते हैं यहाँ पर? रिमाइंडर्स ट्रॉमेटिक इवेंट के, लाइक पीपल, प्लेसेस, एक्टिविटीज, थिंग्स, सिचुएशन एंड इसी तरह से अवॉइडिंग रिमेंबरिंग ऑफ थिंकिंग अबाउट ट्रॉमेटिक इवेंट, अवॉइडिंग हाउ यू फील अबाउट दैट वेरी इवेंट। क्लियर? चेंजेस इन थिंकिंग एंड मूड किस तरह से लाए जाएंगे? चेंजेस जो बिहेवियर में आएंगे आफ्टर दैट वेरी इवेंट। ऑनगोइंग फेयर चलता रहेगा, हॉरर रहेगा, एंगर, गिल्ट, मेमोरी लॉस, डिस्टॉर्टेड थॉट्स, फीलिंग डिटैच्ड, नो लॉन्गर एन्जॉयमेंट्स। इस तरह से हमारे पास जो चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं? यही है, मूड डिसऑर्डर रहेगा, एंजाइटी रहेगी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में प्रॉब्लम रहेगी, डिसऑर्डर साथ साथ में चलता रहेगा। रिस्क फैक्टर्स फॉर पीटीएसडी। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में क्या होगा? देयर इज़ नो वे टू प्रिडिक्ट हु विल डेवलप पीटीएसडी आफ्टर ए ट्रॉमेटिक इवेंट। ये किसी को भी हो सकता है। Certain types of trauma, particularly military combat or sexual assault, trauma during childhood, injury, horror, helplessness, lack of social support, long lasting or repeated trauma and so on. तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी? दैट इज़ योर साइकोथेरेपी ही दी जाएगी। एक्यूट और सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड सो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? मेडिकेशन की जाएगी। या यहाँ पर ये दिखते हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस दिखते हैं। ये मुझे लग रहा है स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई है। ये पहले है और ये बाद में है। चलो, मेडिकेशन करी जाएगी और प्रिवेंशन की जाएगी। प्रिवेंशन किस तरह से की जाएगी? सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, joining a support group, learning to feel positive, having healthy coping strategy, feel able to act, respond effectively, helping the others, ठीक है, and so on। तो गाइस यहाँ पर ये टॉपिक्स हमारे ख़त्म होते हैं और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी एंड करता है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट बनाएंगे 2-3, सो दैट आपका ये चैप्टर भी अच्छे से कवर हो जाए, और इसके बाद हम 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्लियर? टिल देन गाइस, गुड बाय एंड कीप रिवाइजिंग। एंड मॉक लगाते रहिए, टेस्ट देते रहिए, वही ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।